नागपुर की दीक्षा भूमि में हमें अभी तक कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग, वो नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ यूथ मुझे नज़र आए, नागपुर से ही हैं। संदेश देना चाहते हैं नागपुर की दीक्षा भूमि में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो हमारा युवा वर्ग है वो कम नज़र आ रहा, क्या कारण? देखिए, मैं तो यहाँ से संदेश दूँ इतना बड़ा तो फिलहाल मेरा अवदान नहीं है, पर जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1956 को हमें धम्म दीक्षा दी और एक हमें नया जन्म दिया। भारत आज़ाद तो हो चुका था, उसको 10 साल 12 साल हो चुके थे, पर जो हमें असली आज़ादी मिली वो आज के दिन मिली और विजयदशमी के दिन मिली। और जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को हमें धम्म दीक्षा देके जो नया जीवन दिया, उसको आज हमें जतन करने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग में एक बड़ी निराशा हमें देखने मिलती है कि वो 365 दिन समाज का काम करने के लिए उत्सुक नहीं है, पर जैसे ही धम्म चक्र प्रवर्तन दिन या 14 अप्रैल आती है, वो रील बना के डीजे में डांस करके आपको रास्तों पे देखने मिलेगा। पर वो 365 दिन ना एट्रोसिटी के लिए लड़ रहा है, ना अपने आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहा है, ना बौद्ध धर्म को बचाने के लिए रास्तों पे आ रहा है। तो यही यहाँ से संदेश दिया जाना चाहिए कि हमें रील तक सीमित नहीं रहना है, हमें 15 सेकंड के जीवन में अपने इस मूवमेंट को समाना नहीं है। क्योंकि आप जब बाबा साहब के 18 खंडों को देखते हो, बाबा साहब के आप जननायक मुखनायक मुख्य पृष्ठ इसको देखते हो, पेपर्स को देखते हो, न्यूज़पेपर को, तो आपको देखने मिलेगा कि जो जन चेतना एक महामानव ने हमें दी, जो जन चेतना हमें हमारे महापुरुषों ने दी, और जिस तरीके से हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के उस संघर्ष को हम भूलने का काम तो नहीं कर रहे। आज यहाँ पे जो आप जितने भी बुजुर्ग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अगर ये 365 दिन रास्तों पे खड़े हो जाए तो क्या कभी ये सरकार उपवर्गीकरण का काम करेंगी? क्या कभी ये सरकार एक गलत रोस्टर ला के हमारे भीम सैनिकों को रास्तों में मारने का काम करेंगी? क्या कभी परभनी जैसी घटना हमें देखने मिलेंगी? अगर हमें ये चीज़ें नहीं देखना है तो ये भीड़ को 365 दिन सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस धम्म चक्र प्रवर्तन के दिन एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब 14 अप्रैल आता है तो डीजे में हमारे यूथ या युवा जो है डांस करते हैं। मैं भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लगता है हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। लगता है कि हमने जो संविधान है वो पूरी तरीके से लागू हो चुका है देश में। लगता है उसी चीज़ का जश्न मना रहे हैं हमारे। देखिए, जैसे हम लोग देखें कि इस देश में मूलभूत अधिकारों का बहुत महत्व है, और उसी के हिसाब से हम लोग देखें तो संविधान के अंदर में डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स को दिए गए हैं, उसकी भी बड़ी भूमिका है जो देश को चलाती है। पर हम लोग देखें कि हम लोग जो जीत का जश्न मनाना शुरू हमने किया है और हमने सीमित कर दिया है। हमारा मूवमेंट हो सकता है कि लोगों को नाचना पसंद है, उसमें हमारा विरोध नहीं, क्योंकि इस देश में एक क्रांति ऐसी भी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, पर क्या हम इसका इस्तेमाल लोगों के अंदर जनचेतना लाने के लिए कर रहे हैं? हो सकता है कि इसको नाचना पसंद हो। हमारा जो मूवमेंट है, जिनको किताबों से समझ में नहीं आया, तो महाराष्ट्र की भूमि से, यूपी की भूमि से, पंजाब की भूमि से जिन्होंने गाना गा के इस मूवमेंट को आगे बढ़ा, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पर ये योगदान सिर्फ इस तक सीमित नहीं हो जाता कि हम डीजे में इसको नाचें। अगर हमको नाचना पसंद है, बिल्कुल नाचें, पर आपका नाचना किस प्रकार होना चाहिए कि आप लोगों को जब 365 दिन जब जन जागृति के लिए आप काम करते हो, आप पथनाट्य के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हो। आप ऐसी शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो कि लोगों के अंदर जागरूकता है। खैरलान जी का कांड हम लोग 2 दिन पहले देखते हैं। यस, अभी वहाँ 20 साल हुए। यस, 20 साल हो गए हैं। कितने लोग खैरलान जी गाँव जाते हैं? कितने लोगों को पता है कि भोत मांगे का जो संघर्ष है, हमारी जो बहनों के साथ में पूरे गांव ने वहाँ पे अत्याचार किया, ये संघर्ष आने वाले 20 साल में मैं नहीं देखता कि कोई पीढ़ी याद भी रख पाएंगी। भोत मांगे के घर वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, उस पर किसी प्रशासन का ध्यान नहीं, किसी का वहाँ पे कुछ ध्यान नहीं है, वो गिरा पड़ा है। हमारे जो वहाँ पे जितने भी आरोपी थे, वो सबूतों के अभाव में सरकार उसको छोड़ देती है। क्या पूरा गांव जब हमारे महिलाओं पे या जो हमारी बहनों पे अत्याचार रेप करता है, तो सरकार की जो सीबीआई कोर्ट है वो हमें न्याय नहीं दे सकती? हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? आज हमारे सर न्यायाधीश भूषण गवई साहब है, हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आने वाले समय में जो महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है, वो हम लोग अपने आपस में देखने को मिलेगा कि हमारे कुछ पक्ष में आए। आपने कभी देश में देखा है कि एक समाज सिर्फ इसलिए लड़ाई लड़ रहा है कि उनका धार्मिक स्थल उन्हें वापस कर दिया जाए? ये कई दुनिया में कहीं हमें ऐसा देखने नहीं मिलेगा। चाहे मुस्लिमों की चाहे मस्जिद हो या राम मंदिर का मंदिर हो, वो उनके संस्थानों के हाथ में। पर महाबोधि महाविहार की बात आ गई तो जब हम अनागारिक धम्मपाला से लेकर सुरेश ससाई भंते जी तक और अभी विनाचार्य तक हम तक देख रहे हैं, मूवमेंट इतना बड़ा बन गया। अगर कल हमारे पास महाबोधि महाविहार आ जाएगा तो पता है आपको क्या हो जाएगा? जैसे नागपुर से धम्म दीक्षा पूरे दुनिया में गई, वैसे ही महाबोधि महाविहार से जो हमारा बुद्धिज़्म है, जो असली उसकी जड़ है, वो पूरे विश्व में फैलने का काम करेंगी। तो हमारे पास में 2 स्थल हो जाएंगे जिस हिसाब से हम लोग बुद्ध की चेतना दुनिया तक पहुंचा पाएंगे, वो करुणा पहुंचा पाएंगे। चाइना में बुद्ध कभी गए नहीं, जापान में कभी गए नहीं,
पर जिस हिसाब से बुद्धिज़्म जापान चाइना में पहुंचा, भारत में पहुंचने के लिए आज भी हम ओबीसी के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। आज भी शेड्यूल ट्राइब का आदमी ये बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू, शेड्यूल कास्ट का भी बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट का ही बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू। पर कुछ समाज देखा जाए कि जाटव देखा जाए, रविदासी देखा जाए, या महाराष्ट्र का महार देखा जाए, तो ये अम्बेडकराइट हो चुका है। पर अभी भी इतने हमारे पास में 1200 जातियाँ इस देश में है। अगर वो 1200 जातियाँ समझ ले कि इस देश में हिंदूवाद ने जो उनको गुलाम बना के रखा, पर 1956 के बाद में इस देश में राजा बनाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। बाबा साहब कहते थे कि मैं अगर हिंदू जन्म लिया हूँ तो ये मेरे बस में नहीं है, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और यही अगर जन चेतना हमारे जैसे युवा समझ पाए तो मैं मानता हूँ कि हम हज़ारों साल तक अम्बेडकर वाद को जिंदा रख पाएंगे। नहीं तो यहाँ से 20 साल बाद जब बुजुर्ग यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे जैसे युवा सिर्फ यही सोचते हुए रह जाएंगे कि 14 अक्टूबर का त्यौहार सिर्फ जमा होना है और घर जाना है। 365 दिन की अगर शोकांतिका हम लोग ऐसा देखेंगे तो हमारे गांव में आज भी ऐसी परिस्थिति होंगी जहाँ पे जातिवाद हो रहा होगा, किसको पीने को पानी नहीं दिया जा रहा होगा, घोड़ी पर चढ़ने को किसको मारा जा रहा होगा। आज ये जो मूंछ रख रहे हैं इस पर किसी को मार दिया जाएगा। आज भी ये परिस्थिति अगर देश में है तो सरकारों से हम जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, पर हम लोग ये उम्मीद लगा के नहीं बैठे कि हाथ जोड़ने वाला समाज खुद अपने हाथ में सत्ता ले, राजनीतिक सत्ता ले, सामाजिक जनचेतना हाथ में ले और इस देश में क्रांति लाने का काम करे। मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा, यूथ की बात हो रही है आजकल हमारा यूथ, में देख रहा हूँ गरबा में भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, वो हमारा जिसको हम अपना समझ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब की बात करने में या अपना जो मिशन है वो समझने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। आखिर क्या कारण हो सकता है? कारण तो यही है कि हम लोग देखें जो गैप हमने देखी है, मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल से मूवमेंट को यूपी में पहुंचाया, महाराष्ट्र में पहुंचा, हरियाणा में पहुंचा, तमिलनाडु में पहुंचा। आज कितने लोग संघर्ष करते हुए हमें दिख रहे हैं कि जो घर घर गली गली में मिशन मूवमेंट के लिए काम करने के लिए जुड़े। ऐसे लोग हमें देखने को कम मिलते हैं। मैंने 25 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ा है और 25 साल की उम्र 25 साल की उम्र में अभी जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र के, वो चुनाव मैंने लड़ा। मैं निकल पड़ता था स्पीकर लेके और गली गलियों में कहता था कि मुझे जीतना नहीं है, बस मुझे तुमको जन चेतना दिखानी है कि तुम्हें जो वोट का अधिकार आपके अंदर क्वालिटी भी है, आपको जो वोट का अधिकार मिला है उसको आपको बचाए रखना है। मेरे जीतने हारने से या एक जन के सांसद में जाने से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। जब तक हम लोग हमारे जो शेड्यूल कास्ट के वहाँ पे जो वर्ग जा रहा है, जहाँ पे हम शेड्यूल ट्राइब के जो लोग देखते हैं जो सामाजिक काम कर रहे हैं, उन्हें गांव की परिस्थिति बदलनी पड़ेगी। गांव में हमारा इतना बड़ा वर्ग है, शहरों के अंदर आप कहते हो हमारे पास में गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, घर आ गया, पर गांव में तो एक चटनी रोटी लेकर हमारा दलित समाज का आदमी भूखा रह रहा है। उसके पास में खाने के लिए रोटी नहीं, उसके पास में अपनी शिक्षा करने के लिए वो नहीं। और हम लोग बाद में यहाँ का अमीर दलित कहता है, अमीर दलितों में भी दो भाग है कि अमीर दलित जो कहता है बोलता है गरीब दलितों से हमें दूर रहना है। फिर तुम एक दिन भोजन दान देके कौन सी क्रांति लाने वाले हो? तुम मत दो भोजन दान। उन्हें 365 दिन की तुम शिक्षा के लिए मदद नहीं करते, तुम उनके गांव में नहीं जाते। गांव में एक परिवार रहता है, वहाँ पे 10 दूसरे जात के घर रहते हैं, और उसने अगर कभी अपने घर पे बाबा साहब की मूर्ति रख दिया तो उसको बोलता है कि तुझे गांव से तेरा सब खाना पानी बंद हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती कि समाज के ऐसे लोग अगर जब तक जागरूक नहीं होंगे, मैं नहीं मानता यहाँ पे 1000 लोग जमा हो जाए, लाखों लोग जमा हो जाए, हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान है, हमें कोई देश में हाथ नहीं लगा सकता। कल कॉलेज में चले जाओ और तुम्हारे साथ अगर जातिवाद हो रहा है तो तुम्हारी इस भीड़ का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारी भीड़ का महत्व तभी है जब एक आदमी भी शेर के जैसा खड़ा होकर बोल देगा ये गलत है। पुलिस स्टेशन में जाते हो, पुलिस तुमको मारती है। जब तुम सरकारी कार्यालय में जाते हो, सरकारी कार्यालय में तुम्हारे साथ जातिवाद होता है। इतना जातिवाद सहन करने वाला समाज किस हक के साथ में रील बनाता है और कहता है कि बाबा साहब का संविधान है, हमको कोई डर नहीं है। शर्म की बात है, सोचने की बात है कि पढ़ना कैसे, जीना कैसे, रहना कैसे। यहाँ पे इतनी परिस्थिति इतनी ख़राब होंगी कि हमारे लोगों को ग्रेजुएशन करने का मौका नहीं, 8वीं के बाद में उनके पास में पैसे नहीं होंगे, तो इसलिए वो मोल मजूरी कर रहा है। उस मोल मजूरी के लिए जिम्मेदार भी हम लोग हैं, जो सरकार को सवाल नहीं पूछ पाते कि हमारे लड़का 8वीं के बाद पढ़ नहीं रहा, फिर वो मजदूरी करेगा, फिर वो गरीब हो गया तो वो हमसे अलग हो गया। हमने मदद नहीं की उसकी 8वीं तक, तो आज आगे ग्रेजुएशन नहीं ले पाया। परिस्थिति खराब है, जन चेतना की बात है। उत्साह है मुझे भी कि धम्मचक्र प्रवर्तन के हम लोग 70वें साल की तरफ बढ़ रहे हैं, पर दुख भी इस बात का है कि समाज का हर एक घटक तक हमें पहुंचना है। आखिरी कोने में एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी तक पहुंचना है, तब जाके हम लोग न्याय, समता और करुणा की बात कर पाएंगे। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया, उन जितने भी लोगों से बातचीत किया, सभी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन एक यूथ ढूंढ रहा था मैं यहाँ पर, इस भीड़ में एक युवा ढूंढ रहा था, और मुझे वो आप मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय भीम, जय भीम। तो दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि युवा
जागृत नहीं है तो ये शायद हमारी भूल होगी। कुछ लोग भी अगर जागृत हैं तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मुझे ये भाई मिले और इन्होंने जो बातें बताई, खासकर जो यूथ के लिए, कि आज हमारा जो युवा है वो रील बनाने में मस्त है। आज का हमारा युवा, बाबा साहब की जयंती आती तो डीजे में डांस करने में मस्त है, लेकिन जब बाबा साहब ने जो दिया हुआ संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ जो मिशन है, उसके बारे में वो अनभिज्ञ है, उसके बारे में लापरवाह नज़र आता है। तो ये काफ़ी सोचने और चिंतन करने की बात है। आने वाले समय में यदि अभी भी हम जागे नहीं, और ख़ासकर जो वरिष्ठ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को ज़रूर बाबा साहेब या बुद्धिज़्म क्या है या क्रांति और प्रतिक्रांति कैसे हुई इस देश में, वो ज़रूर बताएं। तब जाकर हमें यहाँ पर आने का सही रहेगा। नहीं तो हम भी आडंबर में या पाखंड या जो कुरीतियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हम हर वर्ष यहाँ आएंगे लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार को वो चेतना, वो जागृति नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। बार आया हूँ नागपुर दीक्षा भूमि में, सुना कई बार था, मौका नहीं मिला। अब पहली बार हम यहाँ पहुँचे हैं और हम हरियाणा बहादुरगढ़ से आए हैं जो दिल्ली के पास में है। लेकिन यहाँ सिर्फ फ़ोटो में ही फ़ोटो ज़्यादा बिक रहे हैं। आपने भी तो फोटो लिए, लेकिन तो मैंने फ़ोटो लिए हैं। हम ये लेके आए हैं समन संघ। समन का मतलब, आप गुस्सा तो नहीं होगे? अरे बिल्कुल बताइए, आप बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा, हम गुस्सा क्यों। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।